गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम आज टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं संसद की, जो आपने बहुत ज़्यादा हर जगह से पढ़ रखा है। लेकिन हम आज ऐसी बातों की ओर जा रहे हैं जो हम वास्तव में क्या लिखा हुआ है संविधान में, और हम गाइडों में किताबों में किस प्रकार से किन शब्दों को किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो देख के शुरू करते हैं। संसद संसद का जैसे ही नाम आता है तो हम बात करते हैं आर्टिकल 79 की। आर्टिकल 79 में क्या लिखा गया है कि भारत के लिए एक संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपुल, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनेगी क्या? भारत की संसद। तो हम देखते हैं संसद के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जैसे ही बातचीत होती है तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। अनुच्छेद 80 को हम पढ़ेंगे डिटेल में। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इसके कुछ सब क्लॉज दिए हुए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। तो मित्रों, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यही क्रम भी है। अनुच्छेद 79 में इसी प्रकार से क्रम दिया गया। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्रम सेम टू सेम यही दिया हुआ है। राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों से मिलकर बनेगी संसद। 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले राज्यसभा का नाम उल्लेखित है और उसके बाद में लोकसभा का। ये बात यहाँ तक क्लियर है आपके? राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 का हम पोस्टमार्टम करें तो देखिए अनुच्छेद 80 में क्या क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सदस्य संख्या, संरचना का उल्लेख किया गया है। किस बात का उल्लेख किया गया? संरचना। राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी? उसमें सदस्य संख्या, मनोनीत सदस्य और निर्वाचन विधि, इन बातों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका जवाब आएगा सर अधिकतम सदस्य संख्या होगी 250। तो क्या ये अनुच्छेद 80 में 250 ऐसी लिखी हुई है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी? क्या लिखा हुआ है क्या ऐसा? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो आप पूछ सकते हो, मुझे सवाल पूछ सकते हो कि आप ये कहाँ से लेके आए? ये आंकड़ा 250 का आंकड़ा आप कहाँ से लेके आए? तो मैं कहूँगा आपको कि मैं इसी अनुच्छेद से ये 250 का आंकड़ा लेके आया हूँ। तो सर आप एक तो ये कह रहे हो कि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि 250 अधिकतम सदस्य संख्या होगी, और दूसरी ओर ये कह रहे हो कि इसी से हम 250 का आंकड़ा लेके आए हैं। तो देखिए सर दोस्तों, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है सदस्य संख्या में अनुच्छेद 80(1) को हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, इट विल बी नॉमिनेटेड बाय द
प्रेसिडेंट 12 मेंबर। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों या क्षेत्र से निर्वाचन होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये उल्लेखित नहीं है कि अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। हमने इनको जोड़ के ये लिखा है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 250। आप आर्टिकल 18 सब क्लोज फर्स्ट को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और 238 निर्वाचित सदस्य संघ क्षेत्र से और राज्य से निर्वाचित होंगे। इन सब को मिला के हमने आंकड़ा निकाला 250 का। ये बात ऐसी लिखी हुई है अनुच्छेद 80 में। दूसरी बात, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12 सदस्य। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन से क्षेत्र में मनोनीत होंगे उन बातों का भी उल्लेख किया गया है इस अनुच्छेद 80 में। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 80(3) में। 80(3) में ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद में क्या बात लिखी हुई है कि मनोनीत करेंगे, तो आपका उत्तर आएगा कि सर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में ये। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस बात का भी क्रम से वहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले है साहित्य, फिर है विज्ञान, फिर है कला और फिर है समाज सेवा। इन 4 बातों का उल्लेख किया गया है। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर 12 सदस्य इस प्रकार से होंगे क्या कि 3 इससे, 3 इससे और 3 इससे और 3 इससे। जी नहीं दोस्तों, 12 के 12 साहित्यकार हो सकते हैं, 12 के 12 वैज्ञानिक हो सकते हैं और 12 के 12 कलाकार हो सकते हैं और 12 के 12 समाज सेवी हो सकते हैं। मतलब कोई भी प्रकार का यह उल्लेख नहीं किया गया संविधान में कि कौन से क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित हों, कितने सदस्य मनोनीत होंगे। तो राष्ट्रपति चाहे तो 12 के 12 साहित्यकार को मनोनीत कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो 12 के 12 वैज्ञानिकों को मनोनीत कर सकता है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। हमने पढ़ा सदस्य संख्या के बारे में। कितने होते हैं, 12 मनोनीत व 238 निर्वाचित। किन से, राज्यों से व संघ शासित क्षेत्रों से। राज्य से व संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होंगे 238 सदस्य। उसके बाद में देखिए इनको हमने मिला के क्या कर लिया, 250, यानी अधिकतम 250 होगी। ये शब्दावली 250 वाली ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, अनुच्छेद 80 में 12 और 238 इसी बात का उल्लेख है, ना कि 250 का। ये तो हमने अपने हिसाब से निकाल लिया आंकड़ा। फिर देखिए मनोनीत सदस्य, बारह सदस्य किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये किस किस सिफारिश पे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द होम। मिनिस्ट्री ऑफ द होम, और मिनिस्ट्री ऑफ होम का कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम।
यानी गृह विभाग, ये इनसे संबंधित मामलों को देखता है। आप कहेंगे कि सर ये बातें तो हमें पता है, तो चलते हैं हम आगे। देखिए, हम कहते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 245। कितनी है? 245। 250 के हिसाब से 12 मनोनीत और 238 निर्वाचित। कहाँ से? राज्यों व संघ शासित क्षेत्र से। और वर्तमान में है 245। 245 में से 12 मनोनीत व 233 निर्वाचित। ये कहाँ से? राज्यों से और संघ शासित क्षेत्र से। इन 233 में से भी देखिए कितने सदस्य? 229 राज्यों से। और वर्तमान को जम्मू कश्मीर हालांकि संघ शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन उनकी राज्यसभा की सीटों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सीटें अभी तक किससे आई है? राज्य के रूप में आई हुई है। तो संघ शासित क्षेत्र के रूप में जब सीटें तब मानेंगे हम जब वहाँ पे अभी विधानसभा का गठन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। अब आपको पता है राज्यसभा के निर्वाचन किस विधि से होता है, वो हम आगे बात करेंगे कि राज्यसभा का किस प्रकार से निर्वाचन होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कौन सी विधि से होगा, कितने सदस्य किस प्रकार से आएंगे, वो आगे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मतलब अभी हम जम्मू कश्मीर को छोड़ के दिल्ली व पुडुचेरी इन 2 राज्यों से मानते हुए 3 तो दिल्ली से है ना, और प्लस 1 कहाँ से? पुडुचेरी से। तो ये 4 सीटें संघ शासित प्रदेशों से। तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुच्छेद में और कहाँ पे क्या बात लिखी गई है, इस बात का हम उल्लेख करते हैं। मिलता है हमें अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएगी, वो उनका उल्लेख किया गया है 4थी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। यानी अनुच्छेद 82 के अनुसार 4थी अनुसूची के अधीन उपबंधित राज्यों से राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। तो आगे देखिए, हम राज्यसभा सीटों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आती है? उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें? 31। इसके बाद में महाराष्ट्र। कितनी सीटें? 19। इसके बाद में तमिलनाडु। कितनी सीटें? 18। बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। फिर बिहार।
फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये लिस्ट पूरी की पूरी चौथी अनुसूची में दी गई है। तो इसको आप देख सकते हो। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से है। उत्तर महान, उत्तर महान तब बिके मंगू आंध्र। उत्तर महान तब बिके मंगू आंध्र, राव के तेल, राव के तेल एपी झां, राव के तेल एपी झां छत्तीस हरी, राव के तेल एपी झां छत्तीस हरी। तो राव का मतलब ये सबसे पहले इसको देखते, ट्रिक को देखिए। उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश, महान का मतलब महाराष्ट्र, और त का मतलब तमिलनाडु, और ब का मतलब पश्चिम बंगाल, और बी का मतलब बिहार, और क का मतलब कर्नाटक, और मंगू का मतलब मध्य प्रदेश व गुजरात, और अंत में आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों कितने 31, और महाराष्ट्र से कितने 19, और तमिलनाडु से कितने 18। इकतीस, 19, 18, और पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से 16। इस तरह से आगे दी हुई है। और इसी बाद में ये राजस्थान, ओडिशा, केरल, तेल का मतलब तेलंगाना, एक का मतलब असम, पी का मतलब पंजाब, और झा का मतलब झारखंड, और 36 का मतलब छत्तीसगढ़, और हरी का मतलब हरियाणा। और फिर आगे देखिए उत्तराही का मतलब उत्तराखंड व हिमाचल। यहाँ से 3-3 सीटें आती है राज्यसभा में। तो इस प्रकार से यह राज्यसभा की सीटों को हम याद कर सकते हैं। ज़्यादातर क्रम पूछा जाता है कि राज्यसभा सीटों का क्रम रखिए, राज्यसभा सीटें किस राज्य में कितनी उनको क्रम से रखिए। और उसके बाद में हम देखिए एक सीटें सिन्हा गो की जगह उसने वहाँ पे क्या लिख दिया गो, सिन्हा गो मित्र अरुण, सिन्हा गो मित्र, सिन्हा मैम को मित्र,
सीना मैम को मित्र, सीना मैम गो मित्र अरुण। तो सी का मतलब सिक्किम, ना का मतलब नागालैंड, मैं का मतलब मेघालय, और मैं का मतलब मणिपुर, और गो का मतलब गोवा, और मी का मतलब मिजोरम, और त्र का मतलब त्रिपुरा, और अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इन राज्यों से राज्यसभा में एक एक सीट निर्वाचित होकर आती है। जो ये राज्य है ना, सीना मेम गो मित्र अरुण, इनसे एक एक सीटें ही निर्वाचित होकर आती है। अब हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों से। संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें, संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा की सीटें, सभा की सीटें। देखिए, राज्यसभा की सीटें संघ शासित प्रदेशों से हम मोटे रूप से, जैसे जम्मू कश्मीर, कितनी सीटें होगी? 4। अभी नहीं है, हालांकि इसको मान के न चलिए, अभी नहीं है। आगे जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो जाएगा तो उनके खेमे में जो 4 सीटें आएगी। और उसके बाद में दिल्ली से, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कितनी सीटें आएंगी? 3। और पुडुचेरी से कितनी सीटें आएगी? 1। तो संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम कितनी सीटें आएगी? जब जम्मू कश्मीर को जब मिला लिया जाएगा तो कितनी सीटें आएगी? 8 सीटें आ जाएगी। और ये 4 सीटें उधर कम हो जाएगी, किन से? 229 से कम हो जाएगी। 229 से कम हो जाएगी तो उधर कितने बच जाएगी? 225। यानी जम्मू कश्मीर को हम अभी राज्य ही माने तो देखिए, यहाँ पे सीटें हैं 4, दिल्ली और पुडुचेरी से ही अभी हम राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मानते हैं। ध्यान रहे, जब जम्मू कश्मीर वहाँ पे विधानसभा का गठन हो जाएगा और वहाँ से राज्यसभा के लिए सीटें निर्वाचित की जाएगी, तो वो क्या है, यहाँ से 4 सीटें 229 से घट जाएगी और वो जुड़ जाएगी किधर? संघ शासित प्रदेशों वाले में। तो ये तो हो जाएगी 8, और ये कितनी हो जाएगी? 229 में से 4 गए 225 हो जाएगी। लेकिन ये बात है तब की जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो जाएगा। तो अब देखिए, आगे चलते हैं हमने पढ़ा राज्यसभा की सदस्य संख्या। कितनी होगी? अधिकतम 250। 12 + 238 बराबर 250। अब ये तो दिया हुआ है संविधान में, अनुच्छेद 80 में, और हमने ये निकाल लिया जोड़ के। वहाँ पे प्लस का भी निशान नहीं दिया गया है, वहाँ पे ये लिखा गया है अनुच्छेद 80(1) में क्या लिखा गया है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया जाएंगे। किस विधि से निर्वाचन होगा वो अभी हम आगे बात करेंगे। ये बात यहाँ पे अनुच्छेद 80(1) में लिखा गया 12 और 238 का उल्लेख, और हमने जोड़ के निकाल लिया 250, और वर्तमान में कितनी है? 245। ये हमने अभी पढ़ा। अब आगे हमने पढ़ा सीटों के बारे में। ये 80, 2,
व चौथी अनुसूची। हमने अभी सीटों के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में हम चलते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होगा? ये वहाँ पे अनुच्छेद 80(4) में, आर्टिकल 80 सब क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ है कि राज्यों से निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किस विधि से होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से। यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना तो मैं गुप्त का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही मैं खुले का उल्लेख कर रहा हूँ। यहाँ पे गुप्त और खुली दोनों ही बातों का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। किनके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किनके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से किनके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहाँ पे गुप्त और खुले दोनों का ही मैंने उल्लेख नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अनुच्छेद 80 में केवल यही लाइन लिखी हुई है। अनुच्छेद 80 को यदि आप पढ़ोगे, अनुच्छेद आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 को पढ़ोगे तो वहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि राज्यसभा में राज्य से जो निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे उनका निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से किया जाएगा। केवल राज्यों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, राज्यों से। मैंने यहाँ पे संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख नहीं किया यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 80 सब क्लॉज 5 में संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचन किस विधि से होगा? ये कौन तय करेगी? संसद तय करेगी कि किस विधि से होगा। संसद तय करेगी कि किस विधि से संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों का निर्वाचन होगा। संसद तय करेगी। हालांकि संसद ने वही विधि अपना रखी है। कौन सी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। तो यह संसद दूसरी विधि भी तो तय कर सकती है ना भाई। ये तो संसद पे छोड़ा गया है। इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए दोस्तों, संसद ने हालांकि वही विधि अपना रखी है। किसके माध्यम से? जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों का चुनाव किस विधि से होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है। ये यदि प्रश्न ये आए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है, तो उसका उत्तर होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मतदान प्रणाली से होता है। वहाँ पे खुला लिखा हुआ है। किसमें? इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम में खुली मतदान प्रणाली। और यदि 80(4) और 80(5) के तहत पूछे तो 80(5) के तहत तो कौन डिसाइड करेगा? संसद निश्चित करेगी कि किस विधि से उनका निर्वाचन किया जाएगा।
जबकि 84 में क्या लिखा हुआ है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से उनका निर्वाचन होगा। वहाँ पे खुली और गुप्त का कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों बात यह है कि जब राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जब विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार होने लग गया था। अभी भी आप देख रहे हो कि कुछ दिनों में राज्यसभा के चुनाव में काफ़ी दिलचस्पी लोगों ने ली है। न्यूज़ पे देखें तो अभी राज्यसभा से संबंधित चुनावों से मामले भी चल रहे हैं। तो बात मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, निर्वाचन किस विधि से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन दोस्तों यही बात यदि आपको प्रश्न में ये पूछे कि अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 80 में ये बात नहीं लिखी हुई है। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? ये बात लिखी गई है जनप्रतिनिधि अधिनियम RPA 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में ये बात लिखी हुई है कि खुली मतदान प्रणाली से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन संसद के ये लगा कि राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार होता है। कैसे होता है भ्रष्टाचार? कि एमएलए है वो मतलब पैसों के लालच में आकर या किसी भी प्रकार के लालच में आकर अपना मतदान पार्टी के व्हीप का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान कर देते। जैसे अभी हम देखते हैं कि थोड़े हम कुछ चुनावों के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे कि आपके समझ में ये खुली मतदान प्रणाली वाला सिस्टम समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम 2017 में गुजरात में राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव हुए गुजरात में। कब? 2017 में। कौन कौन थे कैंडिडेट? अमित शाह जी, और स्मृति ईरानी, और अहमद पटेल, और कौन थे? बलवंत सिंह राजपूत। ये 4 कैंडिडेट उतारे थे, यानी ये तो थे कांग्रेस से, और अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत ये 3 सदस्य थे। किनसे? बीजेपी से। तो इन चारों कैंडिडेटों को उतारा। अहमद पटेल और स्मृति ईरानी, अमित शाह, बलवंत सिंह जी राजपूत, इनको उतारा गया गुजरात से राज्यसभा के लिए। कांग्रेस ने एक ही कैंडिडेट उतारा, अहमद पटेल को, और बीजेपी की 2 सीटें जीत रही थी लेकिन तीसरा कैंडिडेट उतारा। क्योंकि ताकि वो क्या किसी न किसी कारण से तीसरी सीट भी जीत जाए। इस वजह से उन्होंने बलवंत सिंह राजपूत जी को भी वहाँ पे उतार दिया कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान खुली मतदान प्रणाली से होता है। खुली मतदान प्रणाली का मतलब होता है कि आपको जिस पार्टी के आप कैंडिडेट हो उस पार्टी का एक अधिकृत एजेंट वहाँ पे बैठेगा, तो आप उसी अधिकृत एजेंट को वो मत दिखा सकते हो कि मैंने ये मत दिया है, पार्टी के कहने पर इस कैंडिडेट को ये मत दिया है। आप दिखा सकते हो उसे। कौन सी वरीयता को? फर्स्ट वरीयता को दिखा सकते हो। सेकंड वरीयता को छुपा दिया जाता है, वो नहीं दिखाई जाती है। तो देखिए, वहाँ पे गुजरात में जब चुनाव हुए तो उस समय क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गुजरात में अमित शाह जी, चुनाव होता है किस विधि से?
खुली मतदान प्रणाली से, तो वहाँ पे गुजरात में है 182 सीटें। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 182 सीटें, जिनमें से 6 सीटें वैकेंट चल रही है। ठीक है, तो बच्चे कितने? 176 का मतलब यहाँ पे आनुपातिक मतदान प्रणाली। आनुपातिक का मतलब एक निश्चित अनुपात में आपको कोटा प्राप्त करना होता है। वो किस प्रकार से निकालोगे आप? निर्वाचक कौन हो गए? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक जो निर्वाचन करते हैं वही तो निर्वाचन होते हैं, निर्वाचक होते हैं ना। तो निर्वाचक बट्टा सीटें प्लस 1 तो निर्वाचकों की संख्या कितनी है? 176। कितनी है? 176। बट्टे में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा था? 3 सीटों के लिए। कितनी सीटों के लिए? 3 सीटों के लिए। तो ये 3 सीटें प्लस में 1 और प्लस में 1, तो 176 में ये 3 और 1 कितने हो गए? 4। 176 बट्टा 4 प्लस 1, तो 176 में भाग दिया 4 का, कितनी बार गया? 4। 44 प्लस 1 बराबर कितने हुए? 45। तो किसी भी सदस्य को राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जीतने के लिए गुजरात से पहले इस चुनाव में 2017 में कितने मतदान प्राप्त करने थे? 45 मत प्राप्त करने थे। कितने? 45 मत। तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? देखिए वहाँ पे यह हुआ कि बीजेपी कांग्रेस के 2 विधायक थे। एक का नाम था भोला भाई गोहिल। भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल। एक तो थे भोला भाई गोहिल और दूसरे थे राघव भाई पटेल। ये दोनों कांग्रेस से है, लेकिन इन्होंने जैसे ही मतदान दिया, मैदान देके इन्होंने अपना जो मतदान है वो अमित शाह जी को दिखा दिया कि देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने मतदान किनको कर दिया? शायद बीजेपी को मतदान कर दिया। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो हमने तो खुली मतदान प्रणाली को अपनाया था, लेकिन ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपना मतदान दिया और अमित शाह जी को दिखा दिया, यानी वहाँ के बीजेपी के अधिकृत एजेंट कौन थे? अमित शाह जी थे। किस चुनाव बात? जब अहमद पटेल और अमित शाह जी चुनाव जीत गए और स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। अहमद पटेल व बलवंत सिंह जी राजपूत, इन दोनों के मध्य जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे अधिकृत एजेंट थे अमित शाह जी। तो वो इन दोनों ने अपना मत किनको दिखा दिया? इनको दिखा दिया, जबकि इनको दिखाना किनको चाहिए था? अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना चाहिए था। इसलिए तुरंत वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को सूचना दी। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने चुनाव आयोग को पेश की। चुनाव आयोग ने इन दोनों के मत को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इन दोनों के मत को। तो वहाँ पे क्या हो गया? 176 में से ये 2 और गए, तो वहाँ पे कितने बचे? 176। तो वहाँ पे ये जैसे ही इन दोनों का मतदान रिजेक्ट हुआ तो पूरा चुनाव ही चेंज हो गया। दोस्तों देखिए कैसे 176 का फिर आंकड़ा कितना हो गया? वो मत 176 बट्टा हुआ 3 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 में कहाँ से लेके आया? निर्वाचित सीटें हैं दोस्तों, और प्लस 1 ये सूत्र में दी गई। तो यहाँ पे देखिए 176 बट्टा हुआ 4 प्लस 1, तो ये देखिए 4, ये कितने हो गए? 43 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, प्लस 1 जोड़ा, तो यानी निकटतम जो संख्या आएगी ना वो निर्वाचन कोटा मानी जाएगी। तो 43 पॉइंट समथिंग यानी 5 लगभग, तो 1 जोड़ा तो कितने आए? 44।
0.5, यानी ये 5 के बाद में 1 2 3 ये और होती तो हम इसको 45 में इंक्लूड कर लेते, लेकिन ये कितने 5 ही है, तो इसलिए हम इसको 44 ही मानेंगे। और दोस्तों बलवंत सिंह जी राजपूत को कितने वोट मिले? 44 वोट मिले, और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गुजरात से 2017 में राज्यसभा का चुनाव जीत गए। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, मणिपुर में कुछ इसी प्रकार से मणिपुर में भी हुआ, और इसी प्रकार से राजस्थान में भी अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव की चर्चा में है। और अभी ये 10वीं अनुसूची और दल बदल व 10वीं अनुसूची। अब आप पूछोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? तो मैं ये बता रहा हूँ इस शब्द के लिए, क्योंकि खुली मतदान, आप खुली मतदान मतलब अपना मतदान देके दिखा सकते हो, लेकिन किसे दिखा सकते हो? अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को। उन्होंने किसको दिखाया? दूसरी पार्टी के अधिकृत एजेंट को। तो देखिए दल बदल कानून मतलब जब 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो यहाँ पे इसमें मतलब 1/3 का उल्लेख किया गया। जब 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यहाँ पे 1/3 के स्थान पे क्या कर दिया गया? 2/3। क्या कर दिया गया? 2/3। यानी 1/3 से कम सांसद यदि निर्वाचन करते हैं तो उन पे दल बदल कानून लागू होगा, और 1/3 से अधिक करते हैं तो उन पे दल का दल कानून लागू नहीं होगा। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। लेकिन अब इसमें पुनः संशोधन किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और उसी समय दोस्तों जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी कुछ संशोधन किया गया, और वहाँ पे गुप्त मतदान की प्रणाली की जगह 2003 में क्या कर दिया गया? खुली मतदान प्रणाली। 2003 में खुली मतदान प्रणाली कर दिया गया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। तो आज वर्तमान समय में यदि आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से। यदि आपको अनुच्छेद 80 के तहत पूछे कि अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है हूबहू, तो वहाँ पे ये खुली और गुप्त जैसा कोई भी वर्ड उल्लेखित नहीं है। ध्यान रहिए इस बात का। दल बदल 52वें संविधान संशोधन के बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 1/3 का उल्लेख किया गया, और फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1/3 के स्थान पर 2/3 किया गया। अभी देख रहे हो आप राज्यसभा चुनाव के बाद में अभी राजस्थान की राजनीति गड़बड़ाई हुई है, तो वहाँ पे मतलब पार्टी एक व्हीप पत्र जारी करती है, जिसका पार्टी के सदस्यों को पालन करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। कब होता है? जब सत्र बुलाया जाता है, या पार्टी जब भी व्हीप जारी करती है तो उनका पालन करना होता है। तो ध्यान रहे इस बात का कि 2003 के बाद में खुली मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं विधानसभा की, 60 सीटें हैं। तो वहाँ पे मतलब 2017 में जब चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 28 सीटें मिली। बीजेपी को कितनी मिली? बीजेपी को 21 सीटें मिली दोस्तों। वहाँ के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और वहाँ पे सरकार दोस्तों किसकी बनी? देखिए यहाँ पे 28 सीटें कांग्रेस जीती, 21 सीटें बीजेपी जीती, और वहाँ पे 2 एनपी है, एक तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, एक नागा पीपुल्स पार्टी। तो मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 4 सीटों का बहुमत इन बीजेपी गवर्नमेंट को दे दिया। और दोस्तों देखिए कांग्रेस के 8 सदस्य कांग्रेस से चुनाव जीता, और उन्होंने बीजेपी को समर्थन शुरू करना प्रारंभ कर दिया, बीजेपी को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, जबकि उन्होंने कांग्रेस से मतलब सदस्यता नहीं छोड़ी,
विधानसभा अध्यक्ष थे वहाँ पे कौन? खेमचंद। विधानसभा खेमचंद थे विधानसभा अध्यक्ष, और वहाँ पे वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी दोस्तों। कांग्रेस 28 सीटों से जीत के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बीजेपी 21 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन सरकार किसने बनाई? बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ने। यानी 8 सदस्य कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। अब देखिए दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात क्या है, कांग्रेस से चुनाव जीते और बीजेपी की गवर्नमेंट में मंत्री भी बन गए, जबकि सदस्यता भी नहीं छोड़ी। ठान जाओ श्याम कुमार बीजेपी की गवर्नमेंट में कांग्रेस से चुनाव जीत के, देखिए दोस्तों, कांग्रेस से चुनाव जीता इसने, और बीजेपी की गवर्नमेंट में कैबिनेट स्तर के वन मंत्री है। कैबिनेट स्तर के क्या है? वन मंत्री है। कांग्रेस से चुनाव जीता, बीजेपी को समर्थन दिया, कोई बात नहीं, समर्थन देते रहते हैं, क्रॉस वोटिंग भी होती रहती है, लेकिन मंत्री बन गए बीजेपी की गवर्नमेंट। देखिए किस प्रकार से 10वीं अनुसूची और दल बदल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे 8 सदस्य है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी में दल बदल कर लिया उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष इन पे कोई निर्णय नहीं ले रहा। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दल बदल पर निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष खेमचंद थे, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस के 8 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भाई उन 7 पे तो उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो साफ ही दिख रहा है, कांग्रेस के चुनाव से, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीता, बीजेपी की गवर्नमेंट में मंत्री बने बैठे हैं, वो भी कौन से? कैबिनेट स्तर के वन मंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ देखा और इसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को या मंत्रिमंडल किसी मंत्री को मतलब बर्खास्त कर सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्याम कुमार को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने दल बदल का प्रयोग किया। क्यों? अनुच्छेद 142 में क्या लिखा है कि यदि किसी संस्था के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्णय लेने में देरी की जा रही है, आदेश देने में देरी की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस अनुच्छेद के तहत संज्ञान ले सकती है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने जब टाइम पे संज्ञान नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए उसकी सदस्यता को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया दोस्तों। फिर जैसे ही इसको बर्खास्त किया तो मणिपुर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जो ये 7 सदस्य है, विधानसभा अध्यक्ष को बोला कि ये 7 सदस्य है, इनके बारे में भी आप एक्शन ले। हाँ, ये इन्होंने दल बदल किया या नहीं किया वो बात नहीं है, आप निर्णय ले कि इन्होंने दल बदल किया है या नहीं किया है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने देखिए इन 7 में से 4 की दल बदल के कारण, 4 सदस्यों को दल बदल के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। 3 को उन्होंने रख लिया, 4 को तो उन्होंने रद्द कर दिया, 3 को उन्होंने रख लिया। अभी मार्च 2020 में निर्णय आया, तब तो इसको हटाया गया, और अभी हाईकोर्ट का निर्णय के बाद में मतलब 4 को दल बदल के तहत सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, 3 को रख लिया गया। अभी जून 2020 में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें देखिए दोस्तों इनका क्या सर्कुलर बना, वही मैं समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये लोग संविधान के अनुसूचित 10वीं और उनसे संबंधित प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि दोस्तों वहाँ पे 60 सदस्य थे, किसके? मणिपुर में विधानसभा में 60 में से
एक को बर्खास्त कर दिया। कितने बच्चे? 59। 60 में से एक को बर्खास्त कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। 59 बचे। 59 में से फिर 28 सदस्य किसके थे? कांग्रेस के, और 21 सदस्य किसके थे? बीजेपी के। नेशनल पीपुल्स पार्टी के उसके कितने थे? 4 सदस्य, और 4 सदस्य किसके थे? नागा पीपुल्स पार्टी के, और 1 सदस्य तृणमूल कांग्रेस से था। इस प्रकार से वहाँ पे सीटों का वर्गीकरण हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जो 8 सदस्य इनमें बड़े थे ना, उनमें से एक को तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब 7 में से 4 को विधानसभा अध्यक्ष ने रास्ता दिखा दिया बाहर का, कि आपने दल बदल का कानून का उल्लंघन किया, इसलिए आप पे दल बदल कानून लागू होता है, आपकी सदस्यता रद्द की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया, इन 4 को बाहर कर दिया। तो देखिए 59 में से 4 गए, तो कितने बचे? 55। कितने बचे? 55। अब देखिए दोस्तों, 3 बीजेपी के सदस्यों ने राज्यसभा चुनाव से पहले, 3 बीजेपी के सदस्यों ने राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। तो 55 में से 3 और चले गए, तो बच्चे कितने? 52। अब निर्वाचक कितने बचे? 52। तीन सदस्य बीजेपी के हैं, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में निर्वाचकों की संख्या बची 52। तो वहाँ पे निश्चित कोटा। अब मैंने आपको अभी पहले राज्यसभा सीटें जब बताई, तो उस समय मैंने बताया कि मणिपुर से 1 सीट निर्वाचित होती है राज्यसभा के लिए। तो वो अभी चुनाव हुआ था, तो उसमें देखिए, तो 1 सीट, तो निर्वाचक बट्टा सीट प्लस 1 तो निर्वाचक कितने हैं? 52 बटा सीटें कितनी है? 1 प्लस 1 तो ये 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 52 बट्टा 2 प्लस 1 बराबर 26 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 27। अब निश्चित कोटा अनुपात में, अनुपाती का मतलब होता है अनुपात में निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो उन्होंने 27, जिसको 27 मत मिलेगा वही तो राज्यसभा का चुनाव जीतेगा ना। तो दोस्तों देखिए, वहाँ से अभी कांग्रेस ने मंगी बाबू को, और बीजेपी ने नरेश लिशेम्बा सनाजाओबा को कैंडिडेट के रूप में उतारा। दोस्तों देखिए, फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने की, किस प्रकार से किसी भी पार्टी के विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पड़ा है। मैंने अभी आपको ये बातें इसलिए बताई ताकि आप खुली मतदान प्रणाली के बारे में जान सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बात मतलब राज्यसभा के हमने बात की। राज्यसभा के संदर्भ में हमने बात की राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या, सीटें, निर्वाचन विधि, और मनोनीत सदस्यों के बारे में। यहाँ पे संरचना ये अनुच्छेद 80 के तहत होती है, जो 1, 2 मनोनीत सदस्यों के फील्ड, 4 फील्ड यानी विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा,
ये बात ध्यान रखना दोस्तों, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा यही क्रम दिया हुआ है वहाँ पे, न कि साहित्य कला विज्ञान। हम जैसे बोलते हैं तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि हाँ सर हमें पता है कि साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा इस बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ध्यान रखना साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा इस प्रकार से इनका उल्लेख किया गया है। लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विसेज इस प्रकार से इनका उल्लेख किया गया, बाकी के आफ्टर बाद में। थैंक्स।